मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं और उसमें हम 20 सूत्र पढ़ चुके थे। ठीक है ना। तो जिसमें हमारा प्रकरण ये चल रहा था कि जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के अंदर 7 तो क्षेत्र हैं, 6 पर्वत है और उसमें जो तालाब बने हुए थे पर्वतों के ऊपर, उनमें 1 योजन का पहले तालाब में कमल था। फिर उनकी भी जो लंबाई है वो दुगनी होती जाती है आगे के तालाबों में। और वहां पर 6 देवियों का 6 तालाबों के जो अंदर कमल बने हुए उनमें उनके निवास स्थान थे। फिर हमने 14 महानदियों के नाम पढ़े थे। ये सूत्र एक बार वापस पढ़ रही हूँ क्योंकि आगे आज इसी से रिलेटेड सारे सूत्र हैं। तो 20वां सूत्र मैं पढ़ देती हूं, फिर सीमा जी आप पढ़ लेना मेरे साथ में। ठीक है। 20वां सूत्र। गंगा सिंधु रोही द्रोही तास्या हरित धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदाहा सरितस्तन मध्यगाहा। पढ़िए। सी- सीमा जी पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ? दीदी कौन सा है? 20वां सूत्र, तीसरे अध्याय का 20वां सूत्र, गंगा सिंधु। गंगा सिंधु रोहित रोहितो रोहितास्या रोहितो हिता तास्या हरित धरी कांता हरित हरिकांता सीता सीता सीतोदा सीता सीतोदा नारी नारी नर कांता नरकांता सुवर्ण रूप्य सुवर्ण कुला सुवर्ण रूपे कुला रक्ता रक्तोदाहा रक्ता रक्तोदा सरितस तन मध्यगाहा। मंदंग्या सरी सरितस, बोलो सरितस सरितस्त तन मध्यगाहा। मत यंगाहा। हाँ ठीक है। ये इसमें 14 महानदियों के नाम बताए हैं। ये जो तालाब बन पढ़े थे ना हमने, पद्म तालाब महापद्म तालाब, ये तो इन 6 तालाबों में से 14 नदियां निकलती है, उनके नाम है। क्या क्या नाम है? गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता। फिर सुवर्णकुला रूप्यकुला, यहाँ पे सुवर्ण रूप्यकुला दिया ना, तो ये कुला दोनों में ऐड करना, तो सुवर्णकुला रूप्यकुला। फिर रक्ता रक्तोदहा, रक्त यानी रक्ता रक्तोदा। तो ये 14 नदियां हैं जो इस पूरे जम्बू द्वीप के अंदर बहती है। सरितस, सरितस मतलब नदियां हैं, तन यानी उसके, मध्य यानी मध्य में, गाह यानी बहती है। यानी ये जो 14 नदियां उसके मध्य में, उसके किसके? जम्बू द्वीप के। ठीक है। जम्बू द्वीप के बीच में ये पूरी की पूरी 14 नदियां हैं जो ये, या तो ये समझ लो इन 7 क्षेत्रों में बहती है, या फिर समझ लो इन पर्वतों से निकल करके बहती है, या फिर पूरे जम्बू द्वीप में बहती है। कितनी नदियां हो गई? 14 महानदियां हैं ये। ठीक है। ये 14 महानदियां हैं। अब आगे चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। हाँ सोनल जी आप पढ़िएगा। द्वयोर द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः। द्वयोर द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः। हाँ इसका क्या मतलब हुआ?
देखो ये यहां से बन जाएगा द्वयोः द्वयोः, यानी दो दो। द्वयोदयो मतलब दो दो। जो नदियां थी ना, जैसे गंगा सिंधु दो हो गई, फिर रोहित रोहितास्य हो गई, यानी जो दो दो नदियों का समूह है, जो दो दो नदियां हैं, वो उसमें से पूर्वा यानी पहले वाली, पूर्वा मतलब पहले वाली, पूर्वगाह, वो किधर जाएगी? पूर्व दिशा की तरफ जाएगी। पूर्वगाह यानी पूर्व में, गाह मतलब बहेगी। जो दो दो नदियों का जोड़ा बताया, उसमें से पहले पहले वाली नदी पूर्व दिशा की ओर बही। अब वापस पिछले वाले सूत्र पे आते हैं। जैसे देखो दो दो नदियों का जोड़ा क्या बताया था? गंगा सिंधु, तो गंगा सिंधु में से गंगा नदी किधर जाएगी? पूर्व में। फिर रोहित रोहिताशा में से रोहित नदी पूर्व में। हरित हरिकांता में से हरित नदी पूर्व में। फिर ऐसे ही सीता पूर्व में, नारी पूर्व में, सुवर्णकुला पूर्व में, और रक्ता नदी पूर्व में बहेगी। और जो पीछे पीछे की नदियां हैं, फिर उनका क्या? वो कहाँ जाएगी? तो उसके लिए अगला सूत्र देखते हैं। हाँ प्रियंका लेकिन जी, आप पढ़िएगा मेरे साथ में। पर भाभी, शुरू की 3 नदियां तो एक में जाएंगी ना? बताती हूँ, अभी बता रही हूँ, अभी सूत्र में बता रही हूँ आपको, है ना, वो चित्र दिखा के बता रही हूँ। क्योंकि ये वाला सूत्र भी पढ़ लो 22वां, फिर बताती हूँ। हाँ, अगला सूत्र है शेषास्त्व परगाहा। शेषास्त्वपर्गाः। हाँ, अब इसका सूत्र का अर्थ देखिए। शेषा, शेषा मतलब शेष, त्व परगाह यानी उसके, परगा मतलब अपोजिट। जो शेष नदियां हैं वह, यानी पहले पहले नदी तो पूर्व में बह रही थी, अब यहां पे आ गया अपर। अपर मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। अपर शब्द का मतलब होता है अपोजिट। अपर मतलब अपोजिट, उसके विलोम। तो विलोम मतलब क्या हुआ? वो पूर्व में बह रही थी, तो ये किधर बहेगी? पश्चिम में। बस। हाँ, ये पश्चिम में, गाह मतलब बहेगी। तो जो पहले पहले वाली नदियां थी वो सब पूर्व में बहेगी। जो बाद वाली सारी नदियां हैं वो पश्चिम के मतलब तरफ जाकर के और समुद्र में गिरेगी। कहां पर, कौन से समुद्र में चली जाएगी? लवण समुद्र में। अब देखो इसी को समझ लो आप, चित्र के उससे मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, देखना। ये देखो, हाँ दिखा सबको डायग्राम? अब इसको आप देखिए, नीचे से चलते हैं हम, ये इधर आ जाइए, आप मेरा कर्सर दिख रहा है ना? ये देखो, ये पद्म नाम का तालाब दिख रहा है सबको? और बड़ा करूं क्या? दिखा ना? दिखा? बताओ। हम्म। हाँ ठीक है। दिखा। हाँ, है, तो ये दिख देखो, ये ये पहले हम है भरत क्षेत्र में, ये वाला भरत क्षेत्र में, ये कौन सा तालाब था? पद्म नाम का रहा तालाब। इस पद्म नाम के तालाब से ये पूर्व दिशा में, ये देखो ये कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। ठीक है। और इधर से ही ये जो पद्म नाम का तालाब है, इससे इधर से ये पश्चिम दिशा में ये नदी किधर जा रही है? सिंधु नदी। यही हमने कहा था कि पहली नदी पूर्व में जाएगी और दूसरी नदी पश्चिम में जाएगी। तो ये तो हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो पहला तालाब है उससे 3 नदियां निकलती है। अब जो तीसरी नदी है, तो वो तीसरी नदी ये देखो यहां से निकल रही है, ये देखो यहां से ये गई इधर, दिखी? ये, इस नदी का नाम है रोहितास्या। नदी का नाम चौथे नंबर पे हम बोलते हैं, लेकिन हमने क्या कहा? जो बाद वाली नदी वो पश्चिम में बहेगी। तो ये निकली तो पद्म तालाब से ही है, लेकिन ये किधर जा रही है? पश्चिम को जा रही है। ठीक है। तो ये पद्म नाम के तालाब से 3 नदियां निकली, गंगा सिंधु और रोहितास्या। क्योंकि दूसरे नंबर की जो नदी है उसका सूत्र फॉर्मूला था कि ये पश्चिम में जाएगी, तो ये पश्चिम में चली गई। क्लियर? सबको आया समझ में? अब चलते हैं महापद्म तालाब पे। ये देखिए, ये दूसरे नंबर का आ गया हमारा यहाँ पे, ये महापद्म तालाब दिखा? अब ये जो महापद्म नाम का तालाब है, यहां से हमने कहा था 2 नदियां निकलेगी। अब 2 नदियों में जो रोहितास्या तो पद्म से निकल गई, लेकिन रोहितास्या की जो सहायक वो थी, जोड़े वाली नदी, वो कौन सी थी? रोहित नदी तो थी। तो वो देखिए, ये जो महापद्म नाम का तालाब है ना, ये
ये देखो यहां से आके ये ऐसे, ये रोहित नदी इधर पूर्व दिशा की तरफ जा रही है, ये देखो। हम्म। हाँ, ये देखो, ये इसका नाम भी लिखा है यहाँ पे, रोहित नदी दिख गया, ये रहा, हाँ। है ना। तो ये रोहित नदी कहां से निकली? महापद्म नाम के तालाब से, यहां से। तो रोहित हो गई पूर्व में, और पद्म नाम के तालाब से रोहित तहसा चली गई पश्चिम में। लेकिन जो अब अगला, महापद्म से कौन सी नदी पश्चिम में जाएगी? तो वो ये देखिए, हरिकांता नदी, ये दिखी ये हरिकांता नदी, ये रही, ये यहां से ये पश्चिम में जा रही है, ये नदी का नाम है हरिकांता। इसको थोड़ा सा, ये देखो दिखी, हरिकांता नदी। फिर आगे चलते हैं अपन। अब हरि नाम की जो नदी है वो कहां से निकलेगी? तो हरि नाम की नदी निकलेगी तिगिंछ से, और वो जाएगी पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, पूर्व दिशा में। तो हरि इधर चली गई, हरिकांता निकली महापद्म से, लेकिन वो किधर चली गई? पश्चिम में, वेस्ट में चली गई। फिर चलो आगे और बढ़ते हैं ऊपर, ये देखिए यहां पर। तो यहां पर ये आ गए हम विदेह क्षेत्र में। अब विदेह क्षेत्र में कौन सी नदियां थी? सीता और सीतोदा थी ना। तो सीता, जो सीतोदा नदी है वो तो निकल गई तिगिंछ से, यहां से तिगिंछ से निकल के ये चली गई वेस्ट में, और इधर से केसरी से निकली सीता नाम की नदी, वो चली गई ये इधर पूर्व डायरेक्शन। क्लियर? क्लियर है सबको? हाँ, बस आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाना हमारे को। अभी आ गए, हम पहुंच गए पुंडरी, महापुंडरी क्षेत्र में, ये रहा। तो महापुंडरी क्षेत्र से अब जो नदी निकली उसका नाम है नारी नदी। तो वो नारी नदी चली गई पूर्व दिशा में, और यहां से ये जो नदी थी, नहीं पहले एक नदी रह गई ना अपनी, इधर नरकांता, नारी के साथ नरकांता, तो केसरी नाम के तालाब से नरकांता चली गई पश्चिम दिशा। ऐसे ही महापुंडरिक से जो नदी निकली वो कौन सी पड़ी थी हमने? स्वर्णकुला, रुप्यकुला। तो इससे तो निकलेगी रुप्यकुला, वो चली गई वेस्ट में, और पुंडरिक से निकलने वाली नदी जो स्वर्णकुला थी वो चली गई ईस्ट में। ठीक है, स्वर्णकुला चली गई ईस्ट में, और रुप्यकुला चली गई वेस्ट में। फिर और आगे बढ़ते हैं, पुंडरिक तालाब आ गया। अब तो पुंडरिक से एक नदी स्वर्णकुला तो चली गई पूर्व में। अब कौन सी नदियां बच गई लास्ट की दो? बताइए, कौन कौन सी नदियां बच गई? दो पढ़ा था ना रक्ता हमने रक्त। हाँ, रक्ता रक्तोदा। हाँ, रक्ता रक्तोदा। तो इसमें से ये देखिए, यहां से ये दो नदियां फिर दिख रही है आपको इधर, एक नदी इधर जा रही है और एक नदी इधर जा रही है। तो एक चली गई पूर्व में और एक चली गई पश्चिम में। ठीक है, तो यहां से भी तीन नदियां निकल गई ना, रक्ता, रक्तोदा और सुवर्णकुला, इससे भी तीन निकली। और स्टार्टिंग वाले से गंगा, सिंधु और रोहितास्या, उससे भी तीन निकली, बाकी सबसे दो निकली। फॉर्मूला हमेशा आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला ये ध्यान रखना आपको कि पहले वाली नदी पूर्व में जाएगी और बाकी जो दूसरी नदी है वो पश्चिम में जाएगी। आ गया पूरा क्लियर? कैसे कैसे निकली, बिल्कुल समझ में आया? चलिए आगे, सूत्र एक बार आप नंबर। लिखा भी देना। ठीक है, वैसे तो जब आप ये वापस वीडियो देखोगे ना, इसमें देख देख करके पूरा लिख लेना अच्छे से। ठीक। कुछ आपके पास टाइम होगा ना तो देख देख के भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा, और ठीक। जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखा भी दूंगी, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, अब सूत्र मेरे नंबर को तो 23। मालूम भी नहीं 2 बजे से क्लास था। क्या बोल रहे हो? मेरे को पता नहीं था 2 बजे से क्लास है। नहीं, मैंने मैसेज डाल दिया था। अब फोन नहीं देखी। आज तो मैसेज भी अभी मैंने अभी जल्दी डाल दिया था, मैसेज भी जल्दी डाल दिया देखी। था। हाँ अभी देखी। हाँ, कोई बात नहीं, चलो। सूत्र नंबर 23, प्रमिला जी पहले मैं पढ़ूंगी फिर आप पढ़ना, ठीक है। हाँ एक। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंध वादयो नद्य है। पढ़िए। एक सेकेंड एक। इक्कीस। 23वां सूत्र। 21। 21 का प्रथमा प्रथम करने थे तो
गंगा नहीं नहीं, नहीं, गंगा तेईसवा कौन सा? तेईसवा सूत्र। अच्छा, 23 का। हाँ 23, 20। भरत भरत षट नहीं, विंशति। 23वां सूत्र। 23 में तो है ये। चतुर्दश नदी हाँ, सहस्त्र। चतुर्दश। हाँ, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधु वादयो नदा नद। सिंधु नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिंध वादयो सिंधुवा सिंधुवा दयो नद नद्य है। हाँ नद। हाँ, तो ये क्या है? अब देखो इस सूत्र का पहले अर्थ देखते हैं। चतुर्दश, चतुर्दश का मतलब हो गया 14। चतुर और दश, चतु मतलब 4 और दश मतलब 10, तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। 14 नदियां सहस्त्र यानी हजार, यानी 14,000 नदियां, 14,000 हजार नदी। नदियां। परिवृत्ता, परिवृत्ता मतलब घिरे हुए है। कौन घिरे हुए हैं? गंगा सिंध वादयो नद्य है, यानी गंगा नदी और सिंधु नदी, ये दोनों क्या है? 14,000 नदियों से, नद्य है ना आगे शब्द, यानी ये हम्म, दोनों नदियां 14,000 नदियों से घिरी हुई है। गंगा गिरी नदी हुई भी। है। अब आप सोचो, मतलब इनकी सहायक नदियां हैं 14,000। एक नहीं, दो नहीं, तो सोचो ये आप गंगा नदी कितनी विशाल होगी। और इन नदियों की विशेषता है, ये शाश्वत नदियां, ये कभी नहीं सूखती, इनका पानी कभी भी नहीं सूखता है, हमेशा एज इट इज बना रहता है। तो अभी जो हम गंगा सिंधु नदी देख रहे हैं ना, वो तो उनकी सहायक नदियों के बराबर भी नहीं है। ये नदियां तो हमारी, अपना नाम दिया गया है इनको अभी, लेकिन इनकी जो गंगा सिंधु नदी है, तो इनकी 14,000 नदियां सहायक नदियां हैं। और ये क्या है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, गंगा सिंधु के बाद में रोहित, इससे, एक सेकेंड। रोहित रोहितासा। हाँ, जैसे रोहित, रोहित आशा से तो आगे उनकी सहायक नदियां कितनी हो जाएगी? 28,000। सोचो। हाँ, फिर उसके बाद में हम हरित हरिकांता पे पढ़ेंगे तो 56,000 सहायक नदियां। फिर उसके बाद में हम पढ़े, बढ़े सीता और सीतोदा में, तो उनकी नदियां हो गई 1,12,000। 12,000। तो ये एक नदी की 14,000 नदी है, जैसे गंगा हाँ, नदी की सहायक चौदह नदियां हजार हैं नदी उसकी, हाँ मतलब कि उसकी सिंधु की सहायक अलग है। नदियां ही है ये उसकी। जैसे होता नहीं है, एक कोई बड़ी चीज है उससे निकल रहे हैं आगे, जैसे जैसे एक पेड़ है, पेड़ की शाखाएं नहीं होती, वैसा हाँ, हाँ, वैसा वैसा। तो ये ठीक है। सारी सहायक नदियां लवण हाँ समुद्र में जाएंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जो गंगा सिंधु नदी का पार्ट है जी, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ये गंगा सिंधु नदी इतनी बड़ी है, इसकी वजह से हमारे भरत क्षेत्र जो है ना, उसके मतलब उन दोनों की वजह से और एक विजयार्ध पर्वत की वजह से हमारे भरत क्षेत्र 6 भागों में बट जाता है, इन दो नदियों की वजह से और एक विजयार्ध पर्वत की वजह से। तो पूरा भरत क्षेत्र 6 भागों में बढ़ जाता है, इतनी विशाल नदियां हैं। चलो, अब हम कहां तक पहुंच गए थे? सीता सीतोदा तक। लेकिन अब सीता सीतोदा नदी जहां पर आई ना विदेश क्षेत्र में, उसके बाद में क्या है? वापस से इसके बाद में जो नारी नरकांता आएगी, तो नारी की तो 1,00,000, एक सेकेंड, नारी और नरकांता की 56,000, स्वर्ण कुला रुपये कुला की 28,000 और रक्ता रक्तोदा की 14,000 वापस नदियां हो जाएगी। यानी क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र जो है ना, उसकी एकदम सिमिलर सी चीजें जानना, सब कुछ वहां सेम सा है। जैसे अपना पद्म तालाब था और वहां का जो तालाब था पुंडरिक, सेम था ना, ऐसे ही। तो वहां पर की नदियां भी ऐसे ही, पहले से 3 निकली, उधर से भी 3 निकली, और सहायक नदियां भी उनकी सब समान है। इस तरह से ये रचना आज हमने पढ़ी नदियों के बारे में। अब आगे का सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 24। हाँ नीलम भाभी, आप पढ़िएगा। भरता है
षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागायोजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजनशत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य। हाँ, अब आ गए हम भरत क्षेत्र के विस्तार पे कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। हम कहाँ पे रहते हैं, कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत 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 क्षेत्र। क्षेत्र में हम रहते हैं। पूजा में बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? जम्बू हाँ, द्वीपे भरत क्षेत्र भरत क्षेत्र, आर्य खंडे आर्यखंड, बोलते हैं ना। आर्यखंड, यानी हम भारत। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में हम लोग रहते हैं। तो हम एग्जैक्ट वही लोकेशन पर पहुंचना चाह रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं। तो देखो, पहले हम सारी चीजें कहाँ की पढ़ी, जम्बू द्वीप की। अब जम्बू द्वीप से धीरे धीरे करते हम कहाँ गए, हमारे भरत क्षेत्र में। उसके बाद में आर्यखंड में भी आएंगे, ठीक है। तो अब हम आ गए भरत क्षेत्र में, तो उसका विस्तार कितना है। अभी तो हमने जम्बू द्वीप का पढ़ा था सारा, अब हम पढ़ रहे हैं केवल एक छोटा सा जम्बू द्वीप का जो एक छोटा पार्ट है भरत क्षेत्र, उसके विस्तार के बारे में। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, भरत है, भरता मतलब भरत क्षेत्र, षड विंशति, षड मतलब 6 और विंशति मतलब 20, तो 20 और 6 कितने हो गए, 26, 26। फिर आगे पंच योजन शत, पंच मतलब 5 और शत मतलब 100, तो 500 और योजन मतलब योजन। तो षड विंशति पंच योजन शत का मतलब हुआ 526 योजन। हुआ कि नहीं हुआ? देखो, हाँ, पंच योजन शत मतलब तो 500 और षड विंशति मतलब 26, दोनों को जोड़ दो तो 526। विस्तार है, विस्तार वाला है, भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन विस्तार वाला है। लेकिन रुको, थोड़ा सा आगे का सूत्र और क्या कह रहे हैं ये सुनो, षट चैकोन विंशति, यानी अभी भागा योजना से, अरे इसमें थोड़ा सा और ऐड करो, अभी भागा योजना से, यानी इसमें थोड़ा सा आपको और ऐड करना है। कितना पार्ट और ऐड करना है, जैसे इसमें लिखा है षट चैकोन विंशति, यानी षट मतलब 6 और चैकोन विंशति ऊन विंशति, ऊन विंशति का मतलब होता है, विंशति मतलब तो 20 और ऊन मतलब कम कर दो, क्या कम कर दो, एक, एक आया ना यहाँ पे छह। हाँ, देखो छह शब्द का मतलब हो गया और, यानी जो आपने 526 विस्तार बताया ना, उसके आगे छह शब्द उन्होंने लगाया, तो वो कह रहे हैं इस 526 में आप छह मतलब और भी ऐड करो। क्या ऐड करो, षट मतलब 6 और एक ऊन विंशति, यानी 20 में एक कम कर दो तो 19, यानी भागा योजना से, यानी उसको भाग करके, यानी 6 में 19 का भाग लगा करके आप उस चीज को इसमें और ऐड कर दो, तो वो भरत क्षेत्र का विस्तार बन जाएगा। तो कितना हुआ भरत क्षेत्र का विस्तार, 526 प्लस 6/19। लिखना आता है, ये देखो मैं लिख के बताती हूँ, हाँ, आता है। आता है ना। हाँ, 526 6/19। हाँ, ये ऐसे, ये देखो दिखा क्या, ऐसे 526 सही, जैसे अपन नहीं लिखते थे सही, एक सही 3/4, वही बात है, हाँ, 526 सही 6/19। इतनी मतलब हमारे आचार्यों की कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट, और इतनी परफेक्ट है कि जब यदि आप खुद कैलकुलेटर लेके बैठ के करोगे ना, आपको एग्जैक्ट जम्बू द्वीप का विस्तार उतना ही आएगा, 1 लाख जितना ही। मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है, सब कैलकुलेटर लेके बैठना और फिर करना, ठीक है। अभी है किसी के पास कैलकुलेटर पास में, या ला अभी सकते नहीं, हो तो? नहीं है किसी के पास? अभी तो नहीं है।
चलो कोई बात, मैं आपको बता देती हूँ, करना आप लोग करना फिर। मैं दो तीन का तो बताती हूँ, फिर आप करोगे ना तो आपको इतना मजा आएगा कि ये देखो जम्बू द्वीप का पूरा विस्तार 1 लाख हम लोगों ने निकाल लिया। देखो कैसे करना है। पहले आपने क्या किया, सबसे पहले हमने, चलो मैं चित्र बता देती हूँ तो वापस वो क्षेत्र और उसके नाम आते जाएंगे अपने पास में, है ना, उससे इजी हो जाएगा। ये चित्र अपने अभी पूरा चलेगा, ये आगे भी जो भी पढ़ेंगे ना और उसमें भी। ये देखो ये हम आ गए, सबसे पहले आ गए हम इस भरत क्षेत्र में। कर्सर कहाँ चला गया, नीचे वैसे दिख ही रहा होगा सबको भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र का विस्तार आप लोग लिखो अपनी कॉपी में, 526 सही 6/19। लिखा। अब हमने क्या करना है, हमने ये बोला था कि भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना क्या होगा, जो आगे वाला पर्वत होता है ना, आगे कौन सा पर्वत बना हुआ था सबसे पहले नंबर पे, हिमवन पर्वत। तो भरत क्षेत्र लिख के उसके आगे तो लिख दिया आपने 526 सही 6/19। अब इसके नीचे हम्म। लिखो हिमवन पर्वत। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना आता ही नहीं आता, मैं बताती हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 526 को पहले आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1052 बन गया। और ये जो 6/19 है ना, इसको 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 ऊपर का ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। तो ये हमारा आ गया 12/19, यानी 1052 सही 12/19 किसका विस्तार आ गया, हिमवन पर्वत का। क्लियर। हाँ। अब फिर इसके आगे दूसरा क्षेत्र आ जाता है, देखो एक क्षेत्र एक पर्वत आता जाएगा। तो पहले भरत क्षेत्र, फिर हिमवन पर्वत, अब आ गए हम हेमवत क्षेत्र पे। हेमवत क्षेत्र को फिर इससे दुगना करो, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21,004। ठीक है। और इधर 12 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24/19। ठीक है। 21,005 हुआ ना? नहीं हुआ 21,005, अभी मैं बताऊंगी तब होगा, अभी नहीं हुआ। अभी 21,004 है। अब देखो हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, 24/19। अब देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऊपर 24 है नीचे 19 है। तो 19 को जब हम 24 में भाग देंगे तो एक एक बार भाग जाएगा। भाग लगाना तो आता कि नहीं आता, किसी संख्या में भाग हम्म। लगाया तो एक बार भाग चला हाँ। गया और उसमें 5 बच गए। 5 बच गए ना। हाँ। तो हाँ। ये जो एक आया, इस एक को तो ऐड कर दो 2104 में, तो वो कितना बन गया, 2105 बन गया। अच्छा। बन गया ना 2105। हाँ। और इधर हाँ। क्या बच गया हमारे पास हाँ। में, हाँ। इधर अब हमारे 22। पास में बच गया 5/19। ये हेमवत क्षेत्र का विस्तार हो गया। हाँ। क्लियर। अब मैंने ये इसलिए समझाया था कि कैसे तो मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। अब आगे के क्षेत्रों का आप घर से करके लाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है सबके लिए। ठीक है। फिर जब सुनो मेरी बात, जब पहले आप पहले मल्टी क्या बोल रहे हो, पहले मल्टीप्लाई फिर भाग। भाग तब जब देना है जब ऊपर की संख्या 19 से ज्यादा आ जाए। जब तक 19 से अच्छा। कम है तब तक तो हमारे को वही संख्या रहने देंगे। जब ज्यादा आ गई तो एक संख्या आ जाएगी और वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक सेकेंड। हेलो। सब जने उस पे आओ ना, जूम मीटिंग पे करो, अब हो जाएगा, करो। अच्छा करो, सारे जने उधर आओ जूम मीटिंग पे, है ना। हाँ। तो हेमवत का समझ में आया सबको। अब हेमवत के बाद में महाहिमवन, वो इससे दुगना कर देना। किससे,
हेमवत से। आवाज। फिर हरि का उससे दुगना, निषद का उससे दुगना। अब हम पहुंच गए आवाज तेज। तीन क्षेत्र और तीन पर्वतों पे हम पहुंच गए। ठीक है। अब उसके बाद में जो विदेश क्षेत्र आया, उसका इससे भी डबल कर देना, और नील पर्वत का उससे डबल कर देना। उसके बाद में वापस आधा आधा करते जाना। ठीक है, क्योंकि हम सारी चीजें विदेश क्षेत्र तक डबल करते हैं, उसके बाद में सारी चीजें वापस आधी आधी करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इन सबका टोटल करोगे तो पूरे आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको, आवाज नहीं है। एक सेकेंड। मेरे को लगता है वो नेट तो नहीं स्लो हो गया। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ। आ रही है ना? हाँ, हम्म। ठीक है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये कल कैलकुलेशन करके देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है मैथ्स करना तो, अगर नहीं लगता है तो आप अपने माइंड में क्या फॉर्मूला फिट कर लो कि जो भरत क्षेत्र है उसका विस्तार 526 सही 6/19 है, और बाकी विदेश क्षेत्र तक जाते जाएंगे तो इन क्षेत्रों और पर्वतों का दुगना दुगना विस्तार होता जाएगा। उसके बाद में आधा आधा होता जाएगा। सारे को कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 1 लाख योजन वाला जम्बू द्वीप बन जाएगा। हो जाए। जिसको मैथ्स आती है वो जरूर करके देखना, और हो सके तो ग्रुप में भी डाल देना कि हमने ये करके देखा, इतना इतना है। मैंने इसलिए 3 क्षेत्रों का करके दिखा दिया ताकि आपको कैलकुलेशन करना आ जाए कि करना कैसे है। ठीक है, चलिए ये इतना हो गया हमारा। अब कल से देखो और भी अच्छा टॉपिक आने वाला है, काल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने सुना ही होगा उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल। उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, बहुत मजा आएगा काल चक्र पढ़ने में भी। उसको भी पूरा डायग्राम से शो करके आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आज हमारा भारत क्षेत्र के विस्तार तक हो गया, क्योंकि कल नया टॉपिक है तो उसको कल शुरू करेंगे हम, है ना। अब देखो हमने नदियों के बारे में पूरा पढ़ लिया, कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, कितनी उनकी सहायक नदियां हैं, और उसके बाद में भरत क्षेत्र का विस्तार, ये सब आज हमने हमारे। अच्छा, एक टॉपिक और रह गया क्या अभी? हाँ, ये देख लो, ये सूत्र भी इसी में आ जाएगा। सूत्र नंबर 25 भी आज ही कर लो। हाँ, दीपा जी लाडनू से आप पढ़िएगा, पहले मैं पढ़ रही हूं। सूत्र नंबर 25। तद द्विगुण द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। यहाँ पे ये जो तद एक सेकंड, द्विगुणा की जगह मेरे हिसाब से द्विगुणी आएगा यहाँ पे। तद ये गुणे द्विगुण लिखा हुआ है। द्विगुणी, द्विगुणी लिखा ना, हाँ तो द्विगुणी पढ़ना। बोलो। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। हाँ, अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैंने हालांकि चीज आपको पहले ही समझा दी, वो इस सूत्र में अब आई है। क्या करे? तद द्विगुण द्विगुणा, यानी उसको आप द्विगुणित द्विगुणित यानी दुगना दुगना, द्विगुण मतलब दुगना, दुगना दुगना विस्तार करते जाओ। किसको करते जाओ? वर्षधर, वर्षधर मतलब पर्वतों को, और वर्षा क्षेत्र। मतलब क्षेत्रों को। कहां तक करते जाए? विदेहांता, यानी विदेह क्षेत्र के अंत तक। यानी जो भरत क्षेत्र, तद आया ना यहाँ पे शब्द पहला, तद मतलब उससे दुगने दुगने आप पर्वतों क्षेत्रों के विस्तार को करते जाओ विदेह के अंत तक। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि भरत क्षेत्र से हिमवंत पर्वत का दुगना, फिर हिमवंत पर्वत से दुगना हेमवत का, हेमवत से दुगना महाहिमवत, निषद। महाहिमवत से दुगना हरि, हरि से दुगना निषद, और निषद निषद। से दुगना विदेह। ठीक है, विदेह। ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो ऐसे दुगना करते गए, और फिर बाद में यहां से आधा आधा होता जाएगा। तो इस तरह से ये इस सूत्र में यही बताया है, ये हम पहले पढ़ समझ चुके हैं ये पूरी बात। फिर ये समझ लो आगे कि अच्छा विदेह क्षेत्र तक तो पढ़ लिया, अब उसके आगे क्या करें हम, वो पूछ रहा है शिष्य।
उमा स्वामी महाराज को कि आपने पहले भरत क्षेत्र का विस्तार बताया, फिर आपने ये भी कह दिया कि भाई आप विदेह तक दुगने दुगने करते जाओ, लेकिन क्षेत्र पर्वत तो और है ना महाराज जी, आगे क्या करें? तो आगे फिर महाराज जी क्या बोल रहे हैं, सुनो। सूत्र नंबर 26 कौन पढ़ेगा?